अच्छा जी, थोड़ा सा एक आपके साथ लास्ट क्लास का क्विक रिकैप शेयर कर लूं। हम लोगों ने ये टॉपिक अपना स्टार्ट किया था सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का, करेक्ट? तो मैंने आपको सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के अंदर ये बताया था कि ऑडिटर जो है उसको ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो ओपिनियन देने के लिए वो एविडेंस गैदर करता है, एविडेंस गैदर करने के लिए वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। प्रोसीजर्स मैंने आपसे कहा था दो किस्म के होते हैं। एक टाइप ऑफ प्रोसीजर को हम नाम देते हैं टीओसी का, और एक टाइप ऑफ प्रोसीजर को हम नाम देते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो असल में हमें चीज स्टार्ट करनी है वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की है। ठीक है, लेकिन ये है कि अभी सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑडिट एविडेंस के बारे में बताना चाह रहा था कि सफिशिएंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंट मैंने कहा क्वांटिटी को कहते हैं, अप्रोप्रिएट क्वालिटी रिलायबिलिटी को कहते हैं। फैक्टर्स जो सफिशिएंसी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं वो आपको पढ़ा है, फैक्टर्स जो अप्रोप्रिएटनेस को कर रहे होते हैं वो आपको पढ़ा है। सैम्पलिंग पढ़ा है कि सैंपल हमारे पास जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो मैंने कहा सैंपल हासिल करने के कुछ तरीके हैं, जिनमें हमारे पास पहला जो तरीकेकार है वो रैंडम है, फिर स्ट्रैटिफाइड रैंडम है, देन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, देन ब्लॉक सैम्पलिंग है। फिर है ना आपको इंटरिम और फाइनल ऑडिट पढ़ा, एंड देन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। कि एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग वाई क्यों की जाए, व्हाट कैसे की जाए, हाउ की जाए। ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद जो है हम अपने सेक्शन डी सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आज की क्लास में भी हम सब्सटैंटिव के कोई बहुत अहम मामलात पे नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन हमें इसकी बहुत अंडरलाइन चीज सिखा देनी है आपको। उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास से जो सब्सटैंटिव बिल्कुल फुल फ्लैज मैनर में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर स्टार्ट करवाने से पहले ना मुझे आपको बहुत जरूरी एक टॉपिक पढ़ाना, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। ठीक है, ये आपको टॉपिक पढ़ाना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस का, क्योंकि बगैर इसके आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को समझते हैं, उसके बाद सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स पे जाते हैं। सही। ये कॉपी कर लीजिए जरा आप लोग।
अच्छा जी, तो मैं आपके साथ जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर से पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। ठीक है। अच्छा, असर्शन समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों को सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स से पहले ये पढ़ाया जाए, वरना ये आपको जो है वो समझ नहीं आ सकते। ठीक है, तो हम जरा स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को। अच्छा जी, अब असर्शंस होती क्या है ना, ये जरा आप पहले इसको एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, फिर मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। आप सब ने अपनी स्टडीज में कई बार कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई देखी होंगी। कॉमन आइटम्स उसके पीएनएल बैलेंस शीट होता है, आप सब ने पीएनएल बना हुआ देखा होगा, बैलेंस शीट भी नहीं देखी होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी की बैलेंस शीट में लिखा हुआ है मोटर व्हीकल 5,000, कंपनी की बैलेंस शीट में लिखा हुआ है मोटर व्हीकल 5,000, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि यार आपने बैलेंस शीट जिंदगी में कई बार देखी है ना बनी हुई, अगर उस पर मोटर व्हीकल 5,000 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? तो लोग मुझे एक जवाब देते हैं, कहते हैं सर इसका मतलब है कंपनी के पास मोटर व्हीकल 5,000 रुपए का है। सही। अच्छा बताओ, अगर बैलेंस शीट में इन्वेंट्री लिखी हुई है 2,000 की, मैं पूछता हूँ यार इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो बच्चे कहते हैं इसका मतलब ये है कि कंपनी की इन्वेंट्री है 2,000 रुपए की। ठीक है भाई। अच्छा, फिर मैं सवाल करता हूँ कि लेट सपोज कंपनी के पीएनएल लिखा हुआ है सेल्स 10,000 की, बेटा इसका क्या मतलब है? तो बच्चे जवाब देते सर इसका मतलब है सेल्स 10,000 की हुई है। तो आपकी है ना सोच, नॉलेज बड़ी लिमिटेड है ऑडिट के पेपर से पहले। ऑडिट का पेपर तो जाहिर है आप लोग पहली बार पढ़े। ऑडिट के पेपर से पहले आप लोगों ने कई पेपर्स में अपने F3 में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, F7 में, इवन समटाइम्स इन F2 आपने पीएनएल बनाया है, आपने बैलेंस शीट बनाई है। तो बैलेंस शीट में अगर मोटर व्हीकल 5,000 का लिखा था तो आप सभी समझते हैं 5,000 रुपए का मोटर व्हीकल है। इन्वेंट्री 2,000 की लिखी हुई है, इसका मतलब है 2,000 रुपए का माल है कंपनी का। सेल्स 10,000 की लिखी हुई है, इसका मतलब है 10,000 की सेल्स। मतलब सोच बड़ी लिमिटेड है। अब सुनो, ऑडिटिंग का मानना यह है कि जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, लाइक बैलेंस शीट के अंदर, मोटर व्हीकल लिख रही है ना 5,000 रुपए का, तो ये 5,000 रुपए का मोटर व्हीकल लिखने का मतलब ये वो कुछ खामोश साइलेंट दावे कर रही है, कुछ खामोश क्लेम्स कर रही है। सर क्या दावे कर रही है कंपनी मोटर व्हीकल 5,000 रुपए का लिख के? बेटा कंपनी दावा ये कर रही है ये मोटर व्हीकल हमारा है, कंपनी का है। ठीक है सर, और क्या दावा कर रही है कंपनी? बेटा कंपनी एक और दावा कर रही है कि ये मोटर व्हीकल मौजूद है, पड़ा हुआ है। ठीक है सर, और क्या दावा कर रही है कंपनी? बेटा कंपनी एक और दावा कर रही है कि ये मोटर व्हीकल 5,000 का है। ये खामोश दावे कर रही है। तो ये जो खामोश दावे होते हैं ना पीछे, इन्हें कहा जाता है असर्शंस, क्लेम्स। असर्शन का मतलब होता है दावा या क्लेम्स। अब बताओ, कभी तुमने देखा है कि बैलेंस शीट में ये लिखा वो? इस तरह लिखा बैलेंस शीट में, आवर मोटर व्हीकल विच इज प्रेजेंट, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, और आगे 5,000 लिखा हुआ है। कभी भी नहीं लिखा हुआ होगा अवर मोटर व्हीकल विच इज प्रेजेंट। ये अवर नहीं लिखा हुआ होगा, विच इज प्रेजेंट नहीं लिखा हुआ होगा, सिर्फ लिखा हुआ होगा मोटर व्हीकल 5,000। पीछे खामोश दावे हैं यार, ये हमारे, हमने पड़ोसी का नहीं लिखा यार, ये मौजूद है, ऐसा नहीं हमने बेच दिया है। ये खामोश दावे होते हैं साथ में, जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कंपनी ने बैलेंस शीट में इन्वेंट्री लिखी है 3,000 की।
आपसे मैं पूछता हूं सर इसका मतलब क्या, इन्वेंट्री 3,000 की लिखी हो तो आप कहते हो 3,000 रुपए का माल है कंपनी के पास। ऑडिटिंग कहती है नहीं, कंपनी ने अगर बैलेंस शीट में इन्वेंट्री 3,000 की लिखी है ना, तो वो पीछे कुछ खामोश दावे कर रही है कि ये इन्वेंट्री हमारी है। ने पड़ोसी की इन्वेंट्री, बराबर वाले की इन्वेंट्री नहीं लिखी, ये इन्वेंट्री मौजूद है। ऐसा नहीं हमने बेच दी और फिर भी लिख दी है। ये इन्वेंट्री 3,000 की है, ऐसा नहीं 2500 हमने 3,000 लिख दी है। तो कोई भी फिगर बैलेंस शीट में लिखा जाता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उसके पीछे कुछ खामोश दावे होते हैं जिन्हें असर्शन या क्लेम्स कहते हैं। अब बताओ कभी आपने बैलेंस शीट ऐसी बनी हुई देखी है, आवर इन्वेंट्री विच इज प्रेजेंट 3,000? कभी भी नहीं, नहीं लिखा हुआ होगा आवर इन्वेंट्री, नहीं लिखा हुआ होगा विच इज प्रेजेंट, खाली लिखा होगा इन्वेंट्री 3,000। पीछे खामोश दावे हैं कि भाई हमने अपनी इन्वेंट्री लिखी है, हमने वही लिखी है जो मौजूद है। इन दावों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस कहते हैं। तो ये देख रहा हूं मैंने क्या बात लिखी है, whenever management prepare financial statement and writes values in it, they are silently making some claims. These claims are called assertions, financial statement assertions। ठीक है सर, ये तो आपने बैलेंस शीट की एग्जांपल दे दी, कोई पीएनएल की भी एग्जांपल हो जाए, आ जाओ भी पीएनएल की एग्जांपल पे आ जाओ। बेटा आपके सामने पीएनएल में लिखी हुई सेल्स 10,000 की, आपसे मैंने पूछा क्या मतलब है इसका, आपने कहा सर इसका मतलब है 10,000 की सेल हुई है। बोला नहीं, इसके पीछे कुछ खामोश दावे हैं कंपनी के, ये हमारी सेल्स है, हमने बराबर वाले की मिला के नहीं रखी। सर और क्या मतलब होता है, ये इसी पीरियड की हैं, ऐसा नहीं है कि हमने 3-4 सालों की मिला के लिख ली हैं। ठीक है, असली सेल्स हैं, झूठी नहीं है, विंडो ड्रेस नहीं है, क्रिएटिव अकाउंटिंग वाली नहीं, असली सेल्स हैं। ये खामोश दावे होते हैं। 10,000 रुपए की हुई है, ये जो खामोश दावे हैं ना, इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस या क्लेम्स कहा जाता है। ठीक है, अब बताओ कभी तुमने कोई ऐसा पीएनएल बना हुआ देखा जिसमें सेल लिखी हुई हो, आवर सेल्स ओरिजिनल फॉर दिस पीरियड 10,000? कभी पीएनएल में ऐसा नहीं लिखा होगा आवर सेल्स ओरिजिनल फॉर दिस पीरियड। बेटा ये आवर नहीं लिखा हुआ होगा, ओरिजिनल असली नहीं लिखा होगा, फॉर दिस पीरियड नहीं लिखा होगा, बस लिखा होगा सेल्स 10,000। पीछे ये खामोश दावे हैं, कभी हमने अपनी लिखी है, असली वाली लिखी है, इसी पीरियड की लिखी है। इन खामोश दावों को कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। अच्छा आप आए, चले एक और पीएनएल आइटम पे आ जाए। परचेजेस लिखी हुई है 5,000 की। सर क्या समझते हैं आप? आपने कहा सर कंपनी ने 5,000 का माल खरीदा। बोला नहीं, खामोश दावे हैं कि ये हमारी परचेजेस हैं, असली परचेजेस हैं, इसी पीरियड की परचेजेस हैं, 5,000 रुपए की परचेजेस हैं। बेटा ये जो खामोश दावे हैं ना, इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस कहा जाता है। अब तुम देखो कभी भी पीएनएल तुमने ऐसा नहीं देखा होगा आवर परचेजेस लिखा होगा या असली परचेजेस लिखा होगा या ओरिजिनल परचेजेस लिखा होगा, नहीं, सिर्फ परचेजेस लिखा होगा। देखने वाले खुद समझे भाई असली है, इसी पीरियड की है, हमारी है। इन खामोश दावों को कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। ठीक है, तो मैंने आपको असर्शंस का भी सिर्फ मतलब बताया है कि असर्शंस मींस दावे या क्लेम्स। whenever management prepare financial statement and writes values, हमें ऐसा लगता है कि 5,000 सेल लिखी हुई है तो 5,000 की चलिए बस, नहीं, उसके पीछे वो खामोश दावे कर रहे हैं। उन दावों को कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। और टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 8 असर्शंस हैं जिन्हें आप एक निमोनिक ACCA ओवर से याद रख सकते हो। ठीक है बेटा, टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये 8 असर्शंस हैं जिन्हें आप ACCA ओवर के नाम से याद रख सकते हो। ठीक है, ये ACCA ओवर 8 असर्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जिसमें A स्टैंड करता है फॉर एक्यूरेसी, C स्टैंड करता है फॉर कंप्लीटनेस, C स्टैंड करता है फॉर कट ऑफ, A एलोकेशन क्लासिफिकेशन, O अकरेंस, V वैल्यूएशन, E एग्जिस्टेंस और R राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो आपसे कोई पूछे भाई असर्शंस का मतलब क्या है, तो असर्शंस का मतलब क्लेम्स हैं। आप समझाएं उसको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर लिखा हुआ है ना कि कंपनी का बैंक लोन
2000, तो हम ये समझते थे कि कंपनी ने 2000 का लोन लिया है। बोला नहीं, अगर बैंक लोन 2000 का लिखा हुआ है तो पीछे कुछ खामोश दावे, एक असली लोन है, कंपनी का लोन है, मौजूद है, ऐसा नहीं पे ऑफ कर दिया फिर भी लिख दिया। इन खामोश दावों को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन। अब कभी बैलेंस शीट में नहीं लिखा होगा अवर बैंक लोन विच इज प्रेजेंट, बस बैंक लोन लिखा होगा 2000 का। देखने वालों को खुद समझना है कि कंपनी साइलेंटली दावा कर रही है कि ये हमारा लोन है, मौजूद भी है। इन खामोश दावों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस कहते हैं। अब कोई पूछे टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कितनी असर्शंस है, बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टोटल असर्शंस हैं 8, जिन्हें हम एसीसी ओवर कहते हैं। ए एक्यूरेसी, सी कंप्लीटनेस, देन सी कट ऑफ, देन उसके बाद एलोकेशन क्लासिफिकेशन, देन अकरेंस, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, मैं आपको ये सारी असर्शंस की पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप उनको कॉपी करें, उसके बाद फिर मैं आपको इनको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी तो कोई सवाल आप पूछ सकते हैं।
चलें जी, तो बात को रिज्यूम करते हैं। कॉपिंग होपफुली आप सबने कर ली होगी। तो मैंने कहा कि पीएनएल में बैलेंस शीट में जब हम कोई भी फिगर लिखते हैं तो आज तक आप लोगों की सोच ये थी कि फिगर जो लिखा हुआ उसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर इन्वेंट्री 10,000 की लिखी हुई है तो 10,000 का माल है, सेल्स 5,000 लिखी हुई है तो 5,000 की सेल हुई, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पीएनएल बैलेंस शीट में कुछ भी लिखा जाता है उसके पीछे कुछ खामोश दावे होते हैं जिन्हें हम एफएस असर्शंस कहते हैं। अब कभी भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा अवर सेल्स, ये एक एम्प्लॉयड साइलेंट दावा है, पीछे कह रही है हमारी सेल्स हैं। कभी नहीं लिखा होगा मौजूदा इन्वेंट्री, सिर्फ इन्वेंट्री लिखा होगा, पीछे खामोश दावा है कि वही इन्वेंट्री लिखी है जो मौजूद है। इन खामोश दावों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस कहते हैं। अब टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेटा 8 असर्शंस है जिन्हें एसीसी ओवर के नाम से मैं चाह रहा हूं आप याद रखें। अब 8 असर्शंस में पहली असर्शन का नाम है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी की असर्शन या एक्यूरेसी का दावा कहता कि in this assertion management claims that transactions have been recorded at correct amounts, total is correct। बेटा जब कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना तो एक खामोश दावा है पीछे की ये एक्यूरेट है, इसका टोटल सही है। जैसे एक बात बताओ, पीएनएल में अगर सेल्स लिखी हुई है 10,000 की, ये 10,000 बनता किस तरह है? कितनी सारी इनवॉइसेस होंगी, कोई 500 रुपए की होगी, कोई 1,500 रुपए की होगी, कोई 300 रुपए की होगी, कोई 800 रुपए की होगी, उन सब का टोटल बन रहा होगा 10,000। ऐसी लिखी जाती ना सेल्स, भाई सेल्स आती है 10,000 रुपए की इनवॉइसेस देख के। अब कोई इनवॉइस 500 रुपए की है, कोई 5,000 की है, कोई 1,500 की है, कोई 800 की है, सबको टोटल किया 10,000 बना, वो लिख दी। अब पीएनएल में कभी भी ये थोड़ी लिखा हुआ तो मैं मिलेगा एक्यूरेट सेल्स 10,000, कभी भी सिर्फ सेल्स लिखा हुआ होगा, एक्यूरेट नहीं लिखा हुआ होगा। पीछे खामोश दावा होगा कि यार हमने टोटल सही करके लिखा है, ये एक्यूरेट है, तुम चाहो तो इसको चेक कर लो, सही है। इसी तरीके से लेट सपोज पीएनएल में लिखा हुआ है वेजेस एक्सपेंस 5,000 रुपए का। अब बताओ ये वेजेस 5,000 आती किस तरह है? जितनी इंप्लॉइज होते हैं उनकी सैलरीज का टोटल होता है। किसी को 300 रुपए की सैलरी दी है, किसी को 500 की, किसी को 800 की, किसी को 1,000 की, सबका टोटल किया 5,000 बना लिख दिया। अब कभी पीएनएल में ये थोड़ी लिखा हुआ होगा एक्यूरेट वेजेस 5,000, नहीं भाई, सिर्फ वेजेस लिखा होगा। पीछे खामोश दावा है कि जो टोटल हमने किया ये एक्यूरेट है, करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये एफएस के पीछे पहला दावा होता है जिसे हम एक्यूरेसी कहते हैं कि टोटल बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की दूसरी असर्शन का नाम है कंप्लीटनेस, सी। कंप्लीटनेस का दावा क्या होता है? In this assertion, management claims that whatever should have been recorded has been recorded, nothing is missed। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी 5 इनवॉइसेस हैं, एक 500 की, एक 1,000 की, एक 300 की, एक 400 की, एक 800 की, ये 5 इनवॉइसेस हैं, तो बताओ मैं जो पीएनएल में सेल्स डालूंगा उसमें कितनी आनी चाहिए? तो आप जवाब दोगे सर सारी आनी चाहिए। तो अगर पीएनएल में लिखा हुआ है ना 3,000, तो एक तो दावा ये कि टोटल सही है, एक्यूरेट है। एक और खामोश दावा है कि हमने जो फिगर लिखा है ना वो कंप्लीट है, उसमें कोई आइटम छोड़ नहीं दिया। अब कभी ये थोड़ी लिख के देगा कंप्लीट सेल या कंप्लीट एंड एक्यूरेट सेल, नहीं भाई, सिर्फ सेल लिखी हुई होंगी। पीछे खामोश दावा है कि जो भी लिखा है वो कंप्लीट लिखा है, कोई छोड़ा नहीं आइटम, और जो भी लिखा है वो एक्यूरेट लिखा है, टोटल भी सही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कंपनी के पास मोटर व्हीकल 3 है, एक 1,000 रुपए का है, एक 500 रुपए का है, एक 800 रुपए का है, तो भाई बैलेंस शीट में मोटर व्हीकल के अंदर क्या इन तीनों का टोटल जाना चाहिए 2,300। तो एक तो दावा है कि फिगर एक्यूरेट है, टोटल सही है। एक और दावा है भाई कंप्लीट है, मोटर व्हीकल कंप्लीट लिखा है हमने, कोई मोटर व्हीकल छोड़ा नहीं है, whatever should have been recorded has been recorded, जो भी लिखा हुआ है वो कंप्लीट लिखा हुआ है। तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक असर्शन है एक्यूरेसी, जिसमें मैनेजमेंट कोई भी फिगर लिखती है तो एक खामोश दावा करती है कि टोटल सही है, एक्यूरेट है, करेक्ट है, हमने कोई भी आइटम छोड़ा नहीं है। और एक दूसरा दावा होता है कंप्लीटनेस का कि हमने जो कुछ लिखा है वो कंप्लीट है, कोई आइटम छोड़ा नहीं है,
एक्यूरेसी का दावा होता है कि यार टोटल करेक्ट है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। ठीक है, फिर एफएस की तीसरी असर्शन या तीसरा दावा होता है कट ऑफ। कट ऑफ का दावा क्या होता है? हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर पीछे एक और दावा होता है कट ऑफ। अब ये कट ऑफ का दावा क्या होता है? In this assertion, management claims that transaction has been recorded in correct accounting period. कट ऑफ का भी दावा होता है आइटम के पीछे कि हमने जो भी लिखा है वो सही पीरियड में लिखा है। जैसे पीएनएल बन रहा है 2005 का, उसमें सेल्स आनी है, बताओ कौन से पीरियड की सेल्स आनी है? 2004 की नहीं, 2003 की नहीं, 2006 की नहीं, सिर्फ 2005 की, 5000। तो जब अगर पीएनएल फॉर 2005 में सेल्स 5000 की लिखी हुई है ना, तो एक तो दावा क्या है? एक्यूरेट है, टोटल सही है। दूसरा है कंप्लीट, कोई भी आइटम मिस नहीं किया। ठीक है, एक और दावा है कट ऑफ, हमने ट्रांजैक्शन को सही पीरियड में लिखा है। 2005 के पीएनएल में सिर्फ 2005 की सेल्स लिखी हैं। 2005 के पीएनएल में परचेजेज अगर 3000 की लिखी हुई है तो ये सिर्फ 3000 रुपए 2005 की हैं। हमने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की है, दूसरे पीरियड्स की नहीं लिख दी। अब कभी ये थोड़ी लिखा होगा दिस पीरियड सेल 5000, कभी तुमने ऐसा पीएनएल नहीं लिखा होगा दिस पीरियड सेल 5000। ये दिस पीरियड नहीं लिखा होगा भाई, सेल लिखी हुई होगी, खामोश दावा है पीछे कि भाई 5000 रुपए की सेल का मतलब ये है कि ये इसी पीरियड की है। कभी नहीं लिखा होगा एक्यूरेट परचेजेस, कंप्लीट परचेजेस, दिस पीरियड परचेजेस, नहीं नहीं लिखा होगा। खुद पीछे खामोश दावे हैं कि अगर परचेज 3000 की लिखी हुई है तो भाई एक्यूरेट है, टोटल सही है, कंप्लीट है, कोई परचेज इनवॉइस मिस नहीं की, कट ऑफ इसी पीरियड की है। ठीक है, चौथा दावा जो एफएस की असर्शन होती है ना, उसका नाम है एलोकेशन क्लासिफिकेशन। ये दावा क्या है? इन दिस असर्शन मैनेजमेंट क्लेम्स ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड इन करेक्ट हेड। करंट एसेट को करंट एसेट्स के हेड में रिकॉर्ड किया है, करंट लायबिलिटी को लायबिलिटी के हेड में रिकॉर्ड किया है, शेयर कैपिटल को इक्विटी के हेड में रिकॉर्ड किया है। कोई भी आइटम हमने अपनी मर्जी से हेड चेंज नहीं किए हैं। एक्सपेंस को एक्सपेंस में ही डाला है, परचेजेस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही डाला है, इन्वेंट्री को एसेट में डाला है, लैंड एंड बिल्डिंग को नॉन करंट एसेट में डाला है। अब लिखा थोड़ी होगा सही हेड वाली सेल, सही हेड वाला एसेट, नहीं, सिर्फ एसेट लिखा होगा। ये भी एक खामोश दावा है कि हमने जो कुछ लिखा है वो सही हेड में लिखा है। तो देखो, तुम ये समझ रहे थे कि अगर पीएनएल बैलेंस शीट में कोई आइटम लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है वर्थ इतनी है, बोला नहीं। पीछे एक खामोश दावा होता है, कंपनी अगर सेल लिखती है, एसेट लिखती है, तो पहला दावा है एक्यूरेसी का कि हमने टोटल सही किया है। दूसरा दावा है कंप्लीटनेस का कि हमने कोई भी आइटम मिस नहीं किया। तीसरा है कट ऑफ का कि हमने करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में लिखा है। चौथा दावा है एलोकेशन क्लासिफिकेशन के हेड सही है। कोई सवाल? अच्छा भाई, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक और असर्शन होती है अकरेंस। ओ, in this assertion management claims that whatever is recorded actually occurred, there is no creative accounting। हाँ भाई, अगर सेल्स लिखी हुई है ना 10,000 की, दावा हुआ टोटल सही है इनवॉइसेस का। दूसरा दावा कंप्लीट है, मिस नहीं की कोई इनवॉइस, इसी पीरियड की एक कट ऑफ, सही हेड में लिखी है।
पांचवा दावा है अकरेंस का कि भाई हमने जो लिखा है ना वो असली में हुआ है, विंडो ड्रेसिंग, क्रिएटिव अकाउंटिंग, झूठ नहीं लिखा। अब बताओ कभी तुमने ऐसा पीएनएल लिखा है जिसमें लिखा वो असली सेल 10,000 की? नहीं, असली नहीं लिखा होगा, बस सेल लिखा होगा 10,000। पीछे एक खामोश दावा है कि जो भी लिखा है वो हकीकत में हुआ है, अपनी तरफ से हमने नहीं लिखा कुछ भी। ठीक है। छठा दावा है वैल्यूएशन का। In this assertion, management claims that items are recorded at reasonably fair values. बेटा हमने जो वैल्यू लिखी है ना वो इसकी फेयर वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि एक चीज 4,000 की थी तो हमने 8,000 लिख दी, इन्वेंट्री 3,000 की पड़ी थी तो हमने 6,000 की लिख दी, एसेट 5,000 का था तो हमने 4,000 का लिखा। जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो उसकी फेयर वैल्यू है, ये भी हमारा दावा है। ठीक है। सेकेंड लास्ट दावा होता है एग्जिस्टेंस का। In this assertion, management claims that whatever is recorded actually exists. हमने मोटर व्हीकल जो 4,000 का लिखा है ना मौजूद है भाई, एग्जिस्ट कर रहा है, आके देख लो। हमने जो इन्वेंट्री 3,000 की लिखी है ना वो एग्जिस्ट कर रही है भाई, आके देख लो। ऐसा नहीं है एक चीज मौजूद नहीं हमने फिर भी लिख दी, एक चीज हमने बेच दी फिर भी लिख दी, जो भी लिखा है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब कभी तुमने देखा है कि पीएनएल में लिखा वो इन्वेंट्री एग्जिस्ट्स 5,000? ये एग्जिस्ट नहीं लिखा होगा भाई, इन्वेंट्री लिखेगी 5,000 की, खामोश दावा है कि यार ये मौजूद है भाई। मोटर व्हीकल एग्जिस्ट 3,000 कभी नहीं लिखा होगा भाई, एग्जिस्ट सिर्फ मोटर व्हीकल 3,000। खामोश दावा है कि ये वो लिखा है जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक दावा एग्जिस्टेंस का भी होता है। ठीक है। और लास्ट असर्शन या लास्ट दावा है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। इसमें मैनेजमेंट क्लेम करती है कि एसेट्स पे हमारा हक है और लायबिलिटीज हमारी ऑब्लिगेशन है। ऐसा नहीं है बैंक लोन लिखा हुआ है तो वो किसी और की ऑब्लिगेशन है, हमारी ये इसलिए लिखा है। एसेट लिखा हुआ है अगर इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, कैश, कैश लिखा हुआ है 1,000, किसका? बराबर वाले का नहीं, आवर कैश, हमारा कैश। ये आवर थोड़ी लिखा होगा, सिर्फ कैश लिखा होगा। दावा इस पे हमारा राइट है भाई, इसलिए मैंने लिखा है। बैंक लोन 2,000 किसका लिखा है? बराबर वाले का नहीं, आवर बैंक लोन, ये हमारी ऑब्लिगेशन है। आवर नहीं लिखा होगा, सिर्फ बैंक लोन लिखा होगा, खुद समझने के हमारी ऑब्लिगेशन। तो ये 8 फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस हैं जिन्हें दावे कहते हैं। और तुम ये सोचो कि इससे जो है ना एक आपकी मतलब नॉलेज बढ़ती है कि आपको ऐसा लगता था कि मैं जब भी F7 के पेपर में या F3 के पेपर में या F2 के पेपर में पीएनएल बनाता था, बैलेंस शीट बनाता था और उसमें मैं लिखता था कि यार मेरी सेल 10,000 की हुई है, बेटा इसका मतलब क्या है? तो आप एक बच्चों वाला जवाब देते थे कि भाई 10,000 रुपए की कंपनी ने सेल की है। आज पता चला 10,000 की सेल लिखने का मतलब कितने दावे हैं कि टोटल सही है, एक्यूरेसी, मिस नहीं की कोई इनवॉइस, कंप्लीटनेस, इसी पीरियड की कट ऑफ, हेड सही है, एलोकेशन, क्लासिफिकेशन, असली में अकर हुई है, अकरेंस, जाली सेल नहीं लिखी हुई, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किए चीजों को, हकीकत में एग्जिस्ट कर रही हैं और इस पे हमारा हक है। ये 8 दावे होते हैं। ठीक है। इन्वेंट्री लिखी है 3,000 की, सर 3,000 रुपए का माल पड़ा हुआ है, बेटा इतने खामोश दावे पीछे, टोटल सही है, मिस नहीं की कोई इन्वेंट्री, इसी पीरियड की कट ऑफ, सही हेड में लिखी है, असली में अकर हुई है, एग्जिस्ट कर रही है, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई है, इस पे हमारा हक है। इन सब दावों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस कहते हैं। ठीक है। कोई सवाल?
अच्छा, अब इसमें अगर मैं आपको आगे बढ़ाऊं तो आपको पता लग गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 8 असर्शंस हैं इसी ऊपर। अच्छा सुनो, इनमें से कुछ असर्शंस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सूट करती हैं पीएनएल को। इसका एक और नाम है क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और कुछ असर्शन सिर्फ और सिर्फ सूट करती हैं बैलेंस शीट को, जिससे हम एक और नाम देते हैं अकाउंट बैलेंस का। कुछ असर्शन सिर्फ और सिर्फ पीएनएल को सूट करती हैं, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, और कुछ असर्शन सूट करती हैं बैलेंस शीट को, अकाउंट बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब कुछ असर्शन जो स्पेसिफिकली पीएनएल को सूट करती हैं, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, occurrence, allocation and classification, ठीक है। और कुछ असर्शन सिर्फ और सिर्फ सूट करती हैं बैलेंस शीट को, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, एलोकेशन एंड क्लासिफिकेशन। मैंने आपको पढ़ा दिया टोटल 8 असर्शंस हैं इसी से ओवर, लेकिन कुछ असर्शन स्पेसिफिकली फेस सिर्फ और सिर्फ हैं पीएनएल के लिए, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, और कुछ स्पेसिफिकली बैलेंस शीट के लिए जिन्हें हम अकाउंट बैलेंस भी कहते हैं। अच्छा, कुछ असर्शन जो स्पेसिफिकली पीएनएल के लिए ना, वो है एक्यूरेसी। पीएनएल में सेल्स परचेजेस जो लिखे हैं एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीटनेस, मिस नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट, कट ऑफ, सही पीरियड की होनी चाहिए, अकरेंस, वाकई में कर होनी चाहिए, सही हेड में होनी चाहिए। अब 3 मैंने छोड़ दिए, देख रहे हो, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन, ये मैंने छोड़ दी है बेटा, ये पीएनएल में नहीं आ सकती, सिर्फ वो 5 आ सकती हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस पीएनएल की असर्शन नहीं हो सकती। पीएनएल के आइटम सेल्स, सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, बकवास बात है ना, फजूल बात है। सेल्स एग्जिस्ट कैसे कर सकती है, दिखाओ यार मुझे, कैसे दिखाऊं भाई। सेल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सेल्स अकर हो सकती है, सही है ना। सर आपको पता है मेरा मार्केटिंग एक्सपेंस एग्जिस्ट कर रहा है, दिखाना यार जरा, फजूल बात। कहां से दिखाऊं मार्केटिंग एक्सपेंस भाई, मार्केटिंग एक्सपेंस अकर होता है। सर मेरी परचेजेज एग्जिस्ट कर रही हैं, नहीं भाई, परचेजेज अकर होती हैं, एग्जिस्टेंस पीएनएल के असर से नहीं है। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन कह रहा था चीजें फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड हुई हैं, बट आपको पता है पीएनएल में चीजें फेयर वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड होती, एक्यूरेट वैल्यू पे होती है। सेल्स फेयर वैल्यू पे नहीं होती, परचेजेस फेयर वैल्यू पे नहीं होती, एक्यूरेट वैल्यू पे होती है। और राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस भी पीएनएल की असर्शन नहीं है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की डेफिनेशन याद है, वी हैव राइट ऑन आवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर आवर ऑब्लिगेशन। तो पीएनएल में तो एसेट्स और लायबिलिटीज होती नहीं, तो कह रहा है राइट एसेट्स पे, ऑब्लिगेशन लायबिलिटीज है, तो पीएनएल में तो एसेट्स लायबिलिटीज होती नहीं है। इसलिए ये 3 असर्शंस जो है ना, वो पीएनएल में नहीं आ सकती, पीएनएल में सिर्फ वो 5 है। अच्छा, ये 5 असर्शन सिर्फ बैलेंस शीट की है, अकाउंट बैलेंस की। कंप्लीटनेस, जाहिर है बैलेंस शीट में एसेट, मोटर व्हीकल, बैंक लोन, रिसीवेबल सब कंप्लीट होनी चाहिए, कोई मिस नहीं होना चाहिए। वैल्यूएशन, वैल्यू फेयर होनी चाहिए, एग्जिस्ट, चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए, एसेट्स लायबिलिटीज पे हक है, और ऑब्लिगेशन है, सही हेड में होनी चाहिए। अब इसमें देख रहे हो मैंने 3 छोड़ दी, एक्यूरेसी, कट ऑफ, अकरेंस। बेटा ये 3 बैलेंस शीट में नहीं आ सकती,
बैलेंस शीट की असर्शंस नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट की चीजें कभी भी अकर नहीं हो सकती। सर आपको पता है इन्वेंट्री अकर हुई है, कहां से अकर हुई है भाई? सर आपको पता है रिसीवेबल अकर हो गया? सर आपको पता है बैंक लोन अकर हो गया? सर आपको पता है कैश अकर हुआ है? नहीं भाई, कैश एग्जिस्ट कर सकता है, इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर सकती है, वो अकर नहीं हो सकता, तो ये अकरेंसेस की असर्शन नहीं है। कट ऑफ कभी भी बैलेंस शीट की असर्शन नहीं है, कट ऑफ पीएनएल की है, क्योंकि कट ऑफ कहती क्या थी? ट्रांजैक्शंस करेक्ट पीरियड में लिखी गई है, इसी पीरियड की। पीएनएल इस पीरियड का बनता है, बैलेंस शीट तो एज एड बनती है, उसमें तो कितने सारे पीरियड्स के आ सकते हैं। तो कट ऑफ जो कह रहा है ना कि भाई इस पीरियड की है, वो पीएनएल में सही होती है, बैलेंस शीट में सही नहीं होती। और बैलेंस शीट में कभी भी चीजें एक्यूरेट नहीं होती, एस्टिमेट होती है। जैसे एसेट्स की नेट बुक वैल्यू एस्टिमेट है, प्रोविजंस वगैरह एस्टिमेट है, तो एक्यूरेट नहीं हो सकती चीजें, सही है ना? तो बेटा आपके पास बैलेंस शीट की सिर्फ ये 5 असर्शन है और पीएनएल की सिर्फ वो 5 असर्शन, ठीक है? मैंने भी जो बात की है ना आपके साथ, तो उसका जरा मैं आपको क्विक रिकैप दूंगा, सही है? मैंने आपको बताया कि यार पीएनएल बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा जाता है ना, ठीक है, तो हम जो भी फिगर लिखते हैं ना, वो फिगर खाली अकेला नहीं होता, उसके पीछे कुछ खामोश दावे भी होते हैं। उन खामोश दावों को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। अब इन टोटल 8 असर्शंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी। इसमें ये दावा होता है कि हमने जो भी लिखा है वो एक्यूरेट है, सही है। दूसरा, कंप्लीटनेस, जो भी लिखा है वो कंप्लीट है, कोई मिस नहीं हुआ। कट ऑफ, सही पीरियड में लिखा है। अकरेंस, जो भी लिखा है वो असल में अकर हुआ है, ठीक है। सॉरी, पहला दावा था एक्यूरेसी के, जो भी लिखा है वो एक्यूरेट है, टोटल सही है। दूसरा, कंप्लीटनेस, मिस कोई नहीं हुआ। तीसरा, कट ऑफ करेक्ट पीरियड में लिखा है। चौथा, एलोकेशन क्लासिफिकेशन हेड सही है। पांचवा, करेंस, जो भी लिखा है वो अकर हुआ है। वैल्यूएशन चीजें रीजनेबली फेयर वैल्यू पे लिखी हैं। एग्जिस्टेंस, जो भी लिखा है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एसेट्स पे हमारा के, लायबिलिटीज हमारी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। फिर मैंने कहा इनको तोड़ो, कुछ असर्शन स्पेसिफिकली पीएनएल की वो बैलेंस शीट में नहीं आ सकती। पीएनएल के असर्शन में एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, अकरेंस और एलोकेशन क्लासिफिकेशन। कुछ असर्शन सिर्फ बैलेंस शीट के लिए बनी, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टेंस और एलोकेशन क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा सर, आपने ये कहा कि यार पीएनएल की असर्शंस हैं 5, तो पीएनएल में से आपने हटा दी एग्जिस्टेंस, पीएनएल में नहीं आ सकती कि पीएनएल आइटम सेल्स परचेजेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वैल्यूएशन चीजें फेयर वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड होती पीएनएल में। एसेट्स पे हमारा राइट है, लायबिलिटीज हमारी ऑब्लिगेशन है, राइट्स ऑब्लिगेशन में एसेट्स लायबिलिटीज आते हैं, वो पीएनएल में नहीं होते। तो ये 3 असर्शंस पीएनएल में नहीं आ सकती, पीएनएल में सिर्फ 5 है। बैलेंस शीट में भी 5 है, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, एक्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, एलोकेशन, क्लासिफिकेशन। तो सर आपने 3 हटा दी, एक्यूरेसी, कट ऑफ, करेंसी कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आ सकती, कि बैलेंस शीट में आइटम्स एक्यूरेट नहीं होते, एस्टिमेट होते हैं। बैलेंस शीट में कट ऑफ, इस पीरियड की चीजें नहीं आती हैं, एजेट आती हैं, वो पीएनएल में आती हैं इस पीरियड की, बैलेंस शीट में एजेट आती है, कट ऑफ नहीं हो सकता बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट आइटम्स कभी अकर नहीं हो सकते, ठीक है। सर ये जो आपने टॉपिक पढ़ाया, इस टॉपिक से पॉसिबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? देखें, ये 4 से 5 मार्क्स का टॉपिक है, ठीक है। और इससे आप लोग 3 पॉसिबल क्वेश्चन जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने पास पेपर्स में देखा है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द असर्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? 3 मार्क्स, कोई भी 3 असर्शन लिख दो एसीसी ओवर में से। 4 मार्क्स तो कोई भी 4 लिख लो, 6 मार्क्स तो कोई भी 6 लिख लो। पूछता है व्हाट आर द असर्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एसीसी ओवर में से मर्जी से कोई भी असर्शन लिख दो। सवाल आता है, व्हाट आर द असर्शंस ऑफ क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस? तो बेटा याद है मैंने क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस का है, पीएनएल होता है, तो पीएनएल के असर्शन पूछ रहा है। वो जो 5 है ना उनमें से कोई भी लिखो, सिर्फ पीएनएल की। मैं एसीसी ओवर में से मर्जी से नहीं, जो भी डाल दी, मतलब क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस की पूछ रहा है तो सिर्फ पीएनएल की लिखनी है। व्हाट आर दी assertions of अकाउंट बैलेंस? अकाउंट बैलेंस किसको कहते हैं? बैलेंस शीट को, ठीक है।
सिर्फ बैलेंस शीट के असर्शन पूछ रहा था, आप अपनी मर्जी से नहीं डाल देना असर्शन, सिर्फ बैलेंस शीट की डालना, जो भी 3 मार्क्स से 3 लिख दो, 4 मार्क्स से 4 लिख दो। तो ये 3 पॉसिबल क्वेश्चन हैं। एक तो जनरल पूछ लिया, असर्शन बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है, तो आपने कोई सी भी लिख देनी है। मतलब पीएनएल की बताओ तो सिर्फ पीएनएल लिखनी है, अकाउंट बैलेंस की बताओ तो सिर्फ बैलेंस शीट लिखनी है। अच्छा, बात से ना 1-2 अटेम्प्ट पहले एक सवाल आया, एक्सप्लेन 4 assertions of sales। आधे बच्चे बैठ गए, यार सेल्स की तो असर्शन ने पढ़ी नहीं थी। नहीं पढ़ी थी भाई तुमने, लेकिन अकलमंद लोगों ने कहा सेल्स पीएनएल में होती है, तो ये 4 असर्शंस पीएनएल की पूछ रहा है, वो तो तुमने पढ़ी नहीं, ठीक है। अब तो मैं इस अटेम्प्ट में सवाल आ जाए, एक्सप्लेन 4 assertions of receivables। अब तुम बोलो यार सर ने असर्शंस पढ़ाई थी, बैलेंस शीट की पढ़ाई थी, अकाउंट बैलेंस पीएनएल की पढ़ाई थी, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में रिसीवेबल्स की तो पढ़ाई नहीं थी, तो भाई तुम बेवकूफ हो। अकलमंद लोग कहेंगे रिसीवेबल्स बैलेंस शीट आइटम है, 4 असर्शन बैलेंस शीट की पूछ रहा है, बैलेंस शीट की 4 लिख दो, ठीक है। ये इस टॉपिक से सवाल आ सकता है, ये पॉसिबल क्वेश्चन आप कॉपी कर लें, फिर मैं मजीद मटेरियल लिख रहा हूँ। ये मैं एक फ्लो चार्ट डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद आप ये कॉपी कर लीजिएगा।
अच्छा जी, तो अब क्योंकि असर्शंस हो गई है ना, तो आप फॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को। आज के हमारे अवेलेबल टाइम में मैं आपको सब्सटैंटिव प्रोसीजर का समझने सिर्फ एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि ये होते क्या है। बाकी डिटेल में इंशाल्लाह ताला हम इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखें। ऑडिटर का प्राइमरी काम क्या है? ऑडिटर का प्राइमरी काम है कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना है। करेक्ट, ये बात आप सब जानते हैं कि ऑडिटर का काम है ओपिनियन देना। ये टेबल आप लोग याद रखिएगा, बड़ा जरूरी टेबल है। अब ओपिनियन ऐसे थोड़ी दे देता है, ट्रू एंड फेयर है, नहीं है, डिस्क्लेमर है, मॉडिफाइड है, क्वालिफाइड है, ऐसे थोड़ी। उसको ओपिनियन देने के लिए एविडेंस गैदर करना होता है, जिससे हम क्या नाम देते हैं बेटा? ऑडिट एविडेंस। सही पढ़ा ना तुमने? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऐसी थोड़ी ऑडिटर बोलते अनमॉडिफाइड दे दो, डिस्क्लेमर दे दो, कैसे दे दो भाई? एविडेंस गैदर करना होता है, सबूत तो गैदर करने होते हैं, उसके बाद ही तो ओपिनियन दिया जाता है। अच्छा, एविडेंस गैदर करने के लिए ही परफॉर्म्स प्रोसीजर्स कॉल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। एविडेंस गैदर करने के लिए उसको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स। अब काम की बात है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक को कहते हैं एसपी सब्सटैंटिव प्रोसीजर। टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल तुम लोग पढ़ चुके हो, रिकॉल करा रहा हूं बेटा। टीओसी एक ऑडिट प्रोसीजर है। किसने परफॉर्म करना है? ऑडिटर ने। क्या वेरीफाई करने के लिए? टू वेरीफाई वेदर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। तुमने इतने टीओसी पढ़े, टीओसी में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर्स वैल्यूज की तरफ आते ही नहीं है। सिर्फ ये चेक करते हैं ऑडिटर साहब के कंट्रोल सही काम कर रहे हैं कि नहीं। तो वो याद है, एंटर अ डमी ऑर्डर फॉर गुड्स नॉट इन स्टॉक, सिस्टम शुड रिजेक्ट ऑर्डर। आस्क फॉर अ सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर्स टू सी वेदर इट इज साइंड और नॉट। आस्क फॉर अ सैंपल ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स टू इंश्योर दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड और नॉट। फिजिकली गो एंड सी वेदर कैमरास आर इंस्टॉल्ड और नॉट। टीओसी ऑडिट प्रोसीजर है, ऑडिटर परफॉर्म करता है, लेकिन उसमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हाथ नहीं लगाता। सिर्फ ये देखता है कंट्रोल सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब जो तुमने पढ़ा है ना सब्सटैंटिव प्रोसीजर, एक ऑडिट प्रोसीजर है। ये भी ऑडिट प्रोसीजर, ये भी है परफॉर्म बाय द ऑडिटर, ये भी ऑडिटर परफॉर्म करता है। लेकिन ऑडिटर इसमें ये वेरीफाई नहीं करता कि कंट्रोल सही काम कर रहे कि नहीं कर रहे। ऑडिटर इसमें वेरीफाई करता है असर्शंस, दावे सही है कि नहीं है, और फिगर सही है कि नहीं। फर्क समझो। ऑडिटर का काम ओपिनियन देना है, ओपिनियन देने के लिए उसको एविडेंस की जरूरत पड़ती है, एविडेंस गैदर करने के लिए वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। बेटा प्रोसीजर दो किस्म के होते हैं, एक प्रोसीजर को कहते हैं हम टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और एक प्रोसीजर को हम नाम देते हैं एसपी सब्सटैंटिव प्रोसीजर। टीओसी सब्सटैंटिव दोनों ऑडिट प्रोसीजर हैं, दोनों ऑडिटर परफॉर्म करते हैं, डायरेक्शन अलग अलग है। टीओसी एक ऐसा ऑडिट प्रोसीजर है जो ऑडिटर परफॉर्म करता है क्या वेरीफाई करने के लिए? कंट्रोल सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कैमरास चल रहे हैं कि नहीं, साइनिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ये लोग इन्वेंट्री को अपडेट करते हैं कि नहीं करते, मैसेज देते हैं इंटर डमी ऑर्डर के बाद कि नहीं, ऑथोराइजेशन है कि नहीं। ऑडिटर टीओसी में प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कंट्रोल सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जबकि सब्सटैंटिव प्रोसीजर एक ऐसा ऑडिट प्रोसीजर है जो ऑडिटर परफॉर्म करता है कंपनी के दावे सही हैं कि नहीं है, फिगर सही हैं कि नहीं है। टीओसी में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थोड़ी याद लगाता है, तो सिर्फ ये चेक करता है कंट्रोल सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाता है और देखता है दावे सही हैं कि नहीं, वैल्यूज सही हैं कि नहीं है। जैसे जस्ट ट्रेलर है, हाँ, पूरी डिटेल बात नहीं हो सकती आज। इन्वेंट्री लिखी हुई है 3,000 रुपए की, सही है। बताओ 3,000 की इन्वेंट्री लिखी हुई है तो कुछ खामोश दावे हैं पीछे? बिल्कुल खामोश दावे। ये इन्वेंट्री मौजूद है, हमारी है, हमारा राइट है, इस पे मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है, 3,000 की है। ये सब खामोश दावे ना, जिन्हें असर्शंस कहते हैं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर ऐसा प्रोसीजर है जो ऑडिटर परफॉर्म करता है ये दावे वेरीफाई करने के लिए। सब्सटैंटिव प्रोसीजर एक ऐसा ऑडिट प्रोसीजर है जो ऑडिटर परफॉर्म करता है दावे वेरीफाई करने के लिए, असर्शन वेरीफाई करने के लिए। भाई इन्वेंट्री 3,000 की लिखी हुई है, दावा कर रहे हो ना मौजूद है, कैसे ऑडिटर वेरीफाई करेगा ये दावा सही है कि नहीं, इन्वेंट्री मौजूद है कि नहीं?
वेयर हाउस जाओ, देख लो भाई इन्वेंट्री मौजूद है कि नहीं है। मौजूद है, हो गया दावा वेरीफाई के एग्जिस्ट कर रही है, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टीओसी में तुम जाके दावा वेरीफाई नहीं करते, टीओसी में तुम जाके देखते हो फिजिकली गुड दे रहे हो, कैमराज इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, या डबल चेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही, साइन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, कंट्रोल चेक करते हो, दावा नहीं चेक करते। दावा चेक करोगे कि भाई इन्वेंट्री मौजूद है कि नहीं, जाके देखो, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो टीओसी और सब्सटेंटिव में ना लोग गलती इसलिए करते हैं, छोटा सा डिफरेंस है, लोग टीओसी सब्सटेंटिव को मिक्स कर देते हैं। मैं फिजिकली विजिट करूं वेयरहाउस और जाके देखूं कैमरा से ही काम कर रहे हैं, साइनिंग हो रही है कि नहीं हो रही, सुपरविजन हो रही है कि नहीं हो रही, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं, ये मैं दावे थोड़ी चेक कर रहा हूं, मैं कंट्रोल चेक कर रहा हूं। टीओसी मैं वेयरहाउस जाके कोई दावा वेरीफाई करूं कि भाई इन्वेंट्री है कि नहीं, एक्सिस्टेंस, दिस इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। भाई कंपनी दावा कर रही है इन्वेंट्री हमारी है, ऑडिटर वेरीफाई करना चाहते हैं इन्वेंट्री कंपनी की है कि नहीं है। कैसे वेरीफाई करे? सी द परचेज इनवॉइस, कंपनी ने परचेज इनवॉइस दिखा दी, कंपनी का नाम किया, इसका मतलब इन्वेंट्री नहीं की है। 3,000 की है कि नहीं, ये दावा कैसे वेरीफाई होगा? भाई किसी एक्सपर्ट से पूछ लो कि 3,000 रुपए की सही लिखी है इन्होंने कि नहीं लिखी, खत्म। एक लास्ट बात, बेटा बैलेंस शीट में रिसीवेबल लिखा हुआ है 4,000 का, क्या मतलब है? 4,000 रुपए का रिसीवेबल है तो कुछ खामोश दावे है ना, मौजूद है, आ रहा है। ऑडिटर कोई भी ऐसा प्रोसीजर परफॉर्म करे ये दावे वेरीफाई करने के लिए, बेटा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब बात ऑडिटर कैसे वेरीफाई कर सकता है कि ये रिसीवेबल मौजूद है और हमारा है कि नहीं? सेंड अ कंफर्मेशन लेटर टू रिसीवेबल and verify whether he has to pay to company or not। कॉल कर लो या लेटर लिख दो रिसीवेबल को, भाई आपको कंपनी को 4,000 रुपए देने, उसने जवाब दे दिया देने, वेरीफाई हो गया दावा कि कंपनी का ही है, मौजूद है, इसे कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आखिरी बात, बैंक लिखा हुआ है 4,000 रुपए, क्या मतलब है बैंक में 4,000 रुपए पड़े हुए, ठीक है, खामोश दावे, कंपनी का है, हमारा है, मौजूद है, 4,000 रुपए है, बेटा ये दावे वेरीफाई करने के लिए कुछ भी करेगा ऑडिटर, सब्सटेंटिव है। सेंड अ कंफर्मेशन लेटर टू बैंक, सी बैंक स्टेटमेंट, कंफर्मेशन लेटर लिख के बैंक स्टेटमेंट देख के क्या पता चल रहा है यार 4,000 रुपए पड़े हुए कि नहीं पड़े हुए, हाँ पड़े हुए, हो गया दावा वेरीफाई, दिस इज कॉल्ड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो टीओसी सब्सटेंटिव प्रोसीजर दोनों ऑडिट प्रोसीजर हैं, दोनों ऑडिटर परफॉर्म करते हैं, बस अगर वो कंट्रोल चेक कर रहा है तो वो टीओसी है, दावे वेरीफाई कर रहा है वो सब्सटेंटिव है, ठीक है। आज इसको यहीं तक रोकते हैं, आपको ये चीजें लिखनी है तो लिख लें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फुल फ्लैट सब्सटेंटिव स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, थैंक यू।